सबसे पहले हम एक रिकॉल करने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम एक रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। इस रिकॉल में क्या है कि जैसे अर्ली सेकेंड मिलेनियम जो BC था, उसमें हमने इंडस या हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये तीनों एक ही नाम है। इंडस बोल दो क्योंकि ये इंडस नदी के जो पेटा था उसके अंदर ही ये फली फूली थी। सर्वप्रथम इसकी जो खोज थी, एक्सप्लोरेशन था, वो हड़प्पा में हुआ, तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलने लगे और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो कहते हैं कि जो इंडिया का जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन देखा गया था वो सबसे पहले हमें इस सिंधु सरस्वती या इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है, उसके साथ ही क्या होता है, ये सिटीज़ जो थी ना अलग थलग सी पड़ जाती हैं। लेकिन मतलब कि कुछ चीज़ें पूरी ही सिंधु सभ्यता जो होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि वहाँ की जो अर्बन लाइफस्टाइल थी लोगों की, वो किस में चेंज हो गई, वो रूरल और विलेज लाइफस्टाइल के अंदर चेंज हो गई। और हमें धीरे धीरे जो हड़प्पन अर्बन ऑर्डर जो था वो डिसअपियर होता हुआ दिखाई दिया। जो क्या था बेसिकली अर्बन ऑर्डर था क्या उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो इलेबोरेट स्ट्रक्चर्स थे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे, प्राइवेट एंड पब्लिक पार्ट थे, बहुत मतलब कि क्राउडेड स्ट्रीट थी, बिजी मार्केट था हड़प्पा के अंदर। इवन जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी विद स्पेशल ऑक्यूपेशन, जैसे मेटल स्मिथ क्या करता था, मेटल के काम करते थे, पोटर्स जो होते थे वो सॉइल के बर्तन वगैरह खिलौने बनाते थे, बिल्डर्स बिल्डिंग्स बनाते, वीवर, क्राफ्ट पीपल सब अलग अलग थे। वहाँ एक राइटिंग सिस्टम भी था और एक वेल मेंटेन्ड सैनिटेशन सिस्टम भी था और एक एडमिनिस्ट्रेशन भी था, ताकि जिससे कि पूरा का पूरा गवर्नेंस हो। Behind it all, a larger structure with the ruling class at the head, and for a whole millennium, urban life remained absent. अब क्या हुआ, जैसे ही सिंधु सभ्यता जाती है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जाती है, उसके साथ ही बहुत लंबे समय तक हमें कहीं भी इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक अर्बनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। Though there may have been a few towns here and there, मतलब ऐसा नहीं था, कुछ टाउन्स थे नॉर्थ इंडिया में देखने को हमें मिलते थे। अब ये जो हम इस हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो ये वाले एरिया के अंदर थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन ये वाले एरिया में। ये बेसिकली जो सिंधु और सिंधु की जो मतलब इंडस और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके रीजन के अंदर जो था वो तो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। अब क्या होता है, दिस इज़ द रिवर गंगा फ्लो इन नॉर्थ इंडिया, तो इसके अंदर मतलब इस गंगा रिवर के जो ये पूरा कैचमेंट एरिया होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जनपद और महाजनपद जो होते हैं उनका इवॉल्व होता है। अब क्या होता है कि भाई सेकेंड मिलेनियम BC ख़त्म हो जाता है, हड़प्पन जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन का फेज़ था ख़त्म हो गया। नाउ फर्स्ट मिलेनियम BC स्टार्ट, और इसमें हमें एक वाइब्रेंट न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगन होता है। कहाँ, गंगा प्लेन्स के अंदर। गंगा प्लेन पार्ट ऑफ द इंडस और सिंधु बेसिन और नेबरिंग रीजन्स, मतलब तीनों, ऐसा नहीं था कि भाई वहाँ सिंधु बेसिन पूरी तरह ही रुइन हो गया था, नहीं, गंगा प्लेन में तो हो ही रहा था, इवन इंडस और नेबरिंग रीजन में भी थोड़ा थोड़ा अर्बनाइजेशन का जो न्यू फेज था वो भी गन हुआ, और धीरे धीरे ये पूरा ग्रेजुअली स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब हाउ डू वी नो दिस, भाई अपने कैसे, हमने कह तो दिया कि भाई फर्स्ट सिविलाइजेशन जो था वो हड़प्पा के टाइम आया अर्बनाइजेशन, सेकंड जो था वो फर्स्ट मिलेनियम BC में आया। कैसे पता चला हमें, ये हमें पता चलता है एक तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के द्वारा, और दूसरा हमें पता चलता है एंशिएंट लिटरेचर। मतलब हम कहते हैं ना कि भाई आज हड़प्पा की ये साइट की खुदाई चल रही है, इसमें ये मिला, तो इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से भी हमें एंशिएंट अर्बन सेंटर्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो एक अर्बन सेंटर होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, वहाँ पे हमें कॉइन्स मिलेंगे, वहाँ की स्ट्रक्चर जो होंगी वो एक अलग स्टाइल की होंगी, ये सब चीज़ें। और इवन जो एंशिएंट लिटरेचर है, और लिटरेचर में भी स्पेसिफिकली लेटर वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट और जो बुद्धिज्म और जो जैन लिटरेचर होता है ना, वो हमें न्यू अर्बन सेंटर्स के बारे में एक लैबोरेटरी वे में बताते हैं। तो कुल मिला के फर्स्ट मिलेनियम BC में गंगा प्लेन्स के अंदर सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज शुरू हुआ था। इसकी जानकारी हमें मिलेगी दो चीज़ों से, किससे, एक तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन से, और सेकेंड एंशिएंट लिटरेचर से। और एंशिएंट लिटरेचर में भी कौन सा आ गया, लेट वैदिक, बुद्धिज्म एंड जैन लिटरेचर। This new phase is often called India's second urbanization, which incidentally has continued
कंटिन्यूड राइट अप टू टुडे। आज मतलब कहते हैं कि वो वहाँ से जो अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था, शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है ये तो लेट अस सी हाउ दिस फेज इमर्ज। अब अपन देखते हैं कि कैसे ये जो सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज था ये इमर्ज हुआ। अब इमर्ज कैसे हो रहा है इसको हम देखते हैं। बेसिकली इमरजेंस किसका देखेंगे हम, जनपदा और महाजनपद का देखेंगे। टुवर्ड्स द एंड होता गया, जैसे जैसे मतलब कि एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम बीसी हुआ, तो रीजनल कल्चर था, रीजनल कल्चर कहाँ, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया का जो रीजनल कल्चर था वो मतलब रीऑर्गेनाइज होने लगा। रीजनल कल्चर किस किस केस पे, मतलब ये क्लैंस और ग्रुप्स के रूप में बनने लगे। मतलब रीजनल कल्चर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने लगा और ये क्या बनने लगे, या तो क्लैंस और ग्रुप्स के रूप में आने लगे। किस बेस पे क्लैंस और ये बनने लगे, तो इसमें किस कॉमन लैंग्वेज हो गया, कॉमन जिनके कॉमन लैंग्वेज थी, कॉमन कस्टम्स थे। ईच क्लैन कम एसोसिएट विद द टेरिटरी ऑफ जनपदा, और इनका खुद का एक कुछ एरिया, मतलब मान लो इस एरिया के अंदर है, लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, उनके अंदर एक ही ट्रेडिशंस हैं, तो इन लोगों ने मिलकर क्या बना लिया, एक क्लैन, एक ग्रुप बना लिया, और इनका ये जो एरिया था वो क्या कहलाया, जनपदा कहलाया। इस जनपद के अंदर क्या होता था, जनपद के अंदर एक जो होता था, मतलब इसको रूल करने के लिए या इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक राजा होता था, राजा या रूलर होता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ जनपद। तो जनपद जो है बेसिकली कम्स फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड, जनपद एक संस्कृत वर्ड है विच मीन, मतलब जना मीन्स वेयर द पीपल, मतलब जन वेयर द पीपल हैव सेट फुट, वो होता है पद, तो दैट इज हैव सेटल डाउन, मतलब कि जहाँ लोग रह रहे हैं कुल मिला के वो क्या है, जनपद है। अब धीरे धीरे जो जनपद था वो ट्रेड के लिए या किसी भी और कारण से धीरे धीरे चारों तरफ अपने आप को एक्सपेंड करने लगा। तो 8th और 7th सेंचुरी जो बीसी आई उसमें क्या हुआ, कई छोटे छोटे जनपद थे वो मिक्स हो गए, और मिक्स होकर उन्होंने क्या बना लिया, महाजनपद बना लिया। तो यदि हम अलग अलग टैक्स देखें तो हमें बहुत सारे महाजनपद की जो लिस्ट मिलती है, और बेसिकली हमें 16 महाजनपद जो हैं उनके बारे के अंदर नॉलेज मिला। अब यदि हम 16 महाजनपदों को देखें, 16 महाजनपदों को यदि हम देखते हैं तो 16 महाजनपद के अंदर सबसे जो इसमें था नॉर्थ के अंदर यदि हम देखें, मतलब यदि हम इंडिया का मैप यदि देखें तो ये वाला रीजन के अंदर, कौन से वाले रीजन के अंदर, ये वाला जो रीजन है इसके अंदर हमें दिखेगा गांधार, ये गांधार वाला एरिया है। कौन सा रीजन है ये, गांधार, जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर मिलेगा वो गांधार हो जाएगा। उसके बाद के अंदर इन महाजन पदों का यदि हम एक्सटेंशन देखें तो महाजन जो पद थे इधर, मतलब गांधार इन द नॉर्थ वेस्ट, गांधार मतलब इंडिया का यदि अपन वो देखें, मैप देखें तो गांधार हमें नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर मिल रहा है। वही अंगा इन द ईस्ट के अंदर हमें अंग देखने को मिल रहा है, और असमक इन द सेंट्रल इंडिया, मतलब ये अपने को वो बताया है, मतलब कि गांधार जो है वो हमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में देखने को मिलेगा, अंग जो है वो ईस्ट के अंदर था, और एक असमक जो था वो सेंट्रल इंडिया में था, जो गोदावरी रिवर के पास में पड़ता था। तो देयर मे हैव बीन अ फ्यू मोर अलोंग विथ सम स्मॉलर जनपदास कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली, ये धीरे धीरे ग्रो हो। अब इंडिया के इस मैप के अंदर हम इन जो 16 महाजनपद हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो था वो था गांधार, गांधार हो गया, कंबोज हो गया, फिर इतर हो गया, कुरु हो गया, कुरु के बाद के अंदर आपका कुरु हो गया, कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ हो गई, फिर आपका मत्स्य हो गया जिसकी कैपिटल विराट हो गई, पांचाल, पांचाल की हो गई आपकी अहिछत्र हो गई, सूरसेना की कैपिटल मथुरा हो गई, चेदी की त्रिपुरी हो गई, अवंती की उज्जैनी हो गई। वहीं कौशल जो था उसकी कैपिटल सरावती थी, मल की कुशीनारा थी, वत्स की कौसाम्बी थी, मगध की राजगृह थी। ये वही मगध महाजनपद है जिसके पहले हमें वो जो रिमेन्स दिखाए गए थे। अंग की चंपा थी, और वज्जी जो थी उसकी कैपिटल वैशाली थी। एकदम जो सदर्न मोस्ट बोल दो या फिर मतलब कि सेंट्रल इंडिया के अंदर बोल दो वो असमक था, जो कि गोदावरी रिवर के एकदम क्लोज था। आपको सभी इन 16 महाजनपद के नेम और उनकी कैपिटल लर्न करनी रहेगी। अब आप एक चीज़
नोटिस करो कि मोस्ट ऑफ द जो ये महाजनपद काल हैं वो हमें मोस्ट ऑफ द किस में दिखाई दे रहे हैं, ये गंगा रिवर प्लेन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि भाई गंगा प्लेन में ही ये क्यों डेवलप हो रहे थे। गंगा प्लेन के अंदर इनके डेवलप होने का रीज़न ये था कि एक तो यहाँ पर क्या मिल गई भाई, थिंक अबाउट इट। देखो आपकी बुक ने खुद ने भी दे रखा है कि भाई गंगा प्लेन में ही, थिंक अबाउट इट, नोटिस हाउ मैनी ऑफ द महाजनपदास आर कंसंट्रेट इन द गंगा प्लेन बिकॉज देयर आर मैनी रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टाइल गंगा प्लेन, दूध तो फर्टाइल होगा तो यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर होगा तो पीपल का जो बसावट होगी वो भी ज़्यादा होगी। दूसरा यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर, माउंटेन था तो आयरन ओर था। आयरन ओर पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों, लैंड जो होती थी वहाँ फॉरेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में होता था, तो फॉरेस्ट को काटने के लिए आयरन जो था वो अपने आप में एक कठोर मजबूत धातु के रूप में होता था। तो एक तो फर्टाइल गंगा की फर्टाइल लैंड हो गई, नंबर 2 आयरन ओर की अवेलेबिलिटी हो गई क्योंकि यहाँ माउंटेन था और हिल्स थी, और थर्ड क्या हुआ, एक न्यू ट्रेड नेटवर्क बन गया। भाई गंगा रिवर जो थी उसमें एक ट्रेड नेटवर्क का रूट मिल गया। अब क्या होता है, जो अभी अपन ने इंडिया का मैप देखा था जिसमें महाजनपद शोज हुए थे, तो उसमें महाजनपद थी, उनकी कैपिटल थी। अब इनमें जो मोस्ट वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज़ थी विद अ मोट रनिंग। मोट रनिंग का बेटा ये होता है कि जैसे ये एक फोर्ट है, तो पहले ज़माने में फोर्ट बना के और फोर्ट के चारों तरफ एक मतलब खाई सी बना दी जाती थी एक, और उस खाई के अंदर क्या होता था, पानी डाल दिया जाता था ताकि वो डिफेंस पर्पज़ से किया जाता था। ओपन द गेटवेज, और इवन कई बार तो ये होता था कि जैसे पानी डाल देते थे, पानी डाल के इनके अंदर जो डेंजरस एनिमल्स होते थे जैसे क्रोकोडाइल वगैरह होते थे वो इसमें छोड़ देते थे ताकि कोई भी एनिमी यदि एंटर करेगा तो या ये जो पानी की जो मोट होती थी उसकी वजह से वो एंटर आसानी से नहीं कर पाता था। Often the gateways through the rampart wall would be deliberately kept narrow so guards may control the movement। चारों तरफ पूरा दीवार होता था और एक गेट होता था, गेट पे गार्ड्स होते थे, तो वो पीपल और गुड्स की जो मूवमेंट होती थी उसको क्या करते थे, कंट्रोल करते थे सिटी में। तो इट इज़ फैसिनेटिंग टू नोट दैट मोस्ट ऑफ दोज एंशियंट कैपिटल कंटिन्यू टू बी लिविंग सिटीज़ टूडे, मॉडर्न सिटीज़ दैट आर ऑफन 2500 ईयर ओल्ड। हमें बता दिया गया कि भाई ऐसी सिटीज़ में महाजनपद काल थे, महाजनपद के अंदर मतलब कि ऐसे सिटीज़ में फोर्टिफिकेशन होता था, कैसे मोट होती थी, ये सब चीज़ें हो गई। अब क्या होता था, प्रत्येक महाजनपद होता था, मतलब महाजनपद के अंदर मतलब उसको चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की भी नीड होती थी। तो जनपद के अंदर एक असेंबली होती थी, एक काउंसिल होती थी, उसको क्या बोला जाता था, उसे सभा या समिति कहा जाता था। मतलब जैसे आज अपन माने कि अपने लोकसभा और राज्यसभा है, उस समय के अंदर क्या होती थी, एक तो सभा होती थी और एक समिति होती थी, और वहाँ जो कंसर्निंग जो क्लेम होता था, ग्रुप होते थे, उनके जो डिस्प्यूटेड मैटर्स वगैरह होते थे उनको डिस्कस किया जाता था। उनकी ऐसा नहीं है डिस्प्यूटेड मैटर ही डिस्कस होते थे, उनकी प्रॉस्पेरिटी के मैटर्स को भी डिस्कस किया जाता था। इवन यदि हम देखें मतलब कि यदि पहले का वो चैप्टर देखें इंडियाज़ कल्चर लूट्स, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले पता चलता है कि ये सभा और समिति नामक जो वर्ड्स थे सबसे पहले कब डेवलप हुए थे, वो वेदास के दौरान ही डेवलप हो गए थे। वी मे अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर एल्डर इन द क्लेन। अब क्या होता था यहाँ पर, मतलब सभा और समिति के अंदर जो भी मतलब पीपल बैठते थे, मैटर्स डिस्कस करते थे, वो मोस्टली कौन होते थे, एल्डर्स होते थे उस क्लैन के। देयर राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्रेटली। राजा अकेला, जैसे आज भी अपने जो पीएम महोदय हैं वो अकेले रूल नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उससे मैटर्स डिस्कस करते हैं और फिर जो भी डिसीजन होता है वो लेते हैं। तो उस समय भी महाजनपद काल के अंदर भी क्या होता था, राजा इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेता था, रूल नहीं करता था, उसे सभा और समिति के जो एल्डर पीपल्स मेंबर होते थे उनसे हर चीज़ को डिस्कस करना होता था ताकि वो एक सही डिसीजन ले सके। एक महाजनपद काल के अंदर एक जो गुड रूलर होता था उसी ही माना जाता था जो इस असेंबलीज़ की मतलब सभा और समिति की एडवाइस लेता था और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेता था। और हमें कई टेक्स्ट जो हैं, पुराने लिटरेचर टेक्स्ट जो हैं, उनसे ये भी पता चलता है कि एन इनकॉम्पिटेंट रूलर कुड बी रिमूव्ड बाय द असेंबली। यदि वो कॉम्पिटेंट था तो असेंबली उसको मतलब एक मेजॉरिटी डिसीजन लेकर और उसको क्या करती थी, रिमूव भी कर देती थी। आज भी ये हमारे यदि देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स वाइल सच मेंशंस आर सिग्निफिकेंट इट डज नॉट मीन दैट दिस वॉज एन एस्टैब्लिश्ड लॉ। लेट अस रिमेंबर दैट द डेटा वी हैव फॉर सच रिमोट पीरियड। मतलब है भाई हटा देते थे, लेकिन किस तरह से हटाते
करते थे, क्या करते थे, इसके बारे में उस टेक्स्ट के अंदर हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल रहा है। अब यदि हम उनके पॉलिटिकल सिस्टम को देखें, इन द पॉलिटिकल सिस्टम द महाजनपदास एक्सपेंडेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनपद, बेसिक प्रिंसिपल ही था जनपद का। समवर इन अफेक्ट मोनार्कीज थी। मोनार्कीज का मतलब क्या था कि भाई अल्टीमेट जो अथॉरिटी होगी वो राजा होगी, उस राजा को सपोर्ट कौन करेंगे, मिनिस्टर्स करेंगे और असेंबली के एल्डर्स करेंगे। और जो राजा का पोजीशन था वो कैसा होता था, वो हेरिडिटरी था, मतलब मीन्स जो पुराना जो राजा होता था, किंग होता था, उसका बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। राजा का काम क्या होता था, राजा सेंट्रल जो एक स्तंभ था एक राज्य का, तो क्या करता था, किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, गेट इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशन बिल्ट अराउंड दर कैपिटल, अपनी कैपिटल के चारों तरफ एक अच्छा फोर्टिफिकेशन करता था ताकि एनिमी से खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेज वॉर विथ नेबरिंग वंस एज द केस में बी मगधा। यदि हम मगधा जनपद को देखें, महाजनपद को, तो वो आज टूडेज बिहार में लोकेटेड है। कोसला को यदि देखें तो इन पार्ट ऑफ टूडेज यूपी एंड अवंती इन पार्ट ऑफ टूडेज मध्य प्रदेश वर अमंग द मोस्ट पावरफुल। यदि कोई पूछता है कि मोस्ट ऑफ द पावरफुल जनपदास बताओ, तो मगध, कोसल, अवंती इनका नाम टॉप पे आता है। पावरफुल इन द सेंस कि वहाँ का जो राजा था वो अच्छे से, मतलब कि अपने जो लोग होते थे उनका अच्छे से ध्यान रखते थे, अपने राज्य के अंदर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन पे सही से मेंटेन करते थे, जिसकी वजह से राज्य का जो प्रोस्पेरिटी था वो बना रहता था और आसपास के जो महाजनपद थे उन पे भी उनका इम्पैक्ट रहता था। ने भी अब महाजनपद थे, मोस्टली में तो मोनार्की सिस्टम ही था, भाई किंग था, किंग का बेटा ही किंग बनता था। लेकिन दो महाजनपद ऐसे थे, वज्जी एंड मल, उनमें हमें एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता था। यहाँ पे जो सभा और समिति थी, द सभा एंड समिति हैड मोर पावर एंड टुक इम्पॉर्टेंट डिसीजन थ्रू डिस्कशन। वो खुद पावर रखते थे, खुद डिसीजन लेते थे डिस्कशंस के थ्रू, इफ़ नेसेसरी थ्रू वोट, यदि ज़रूरी होता था तो वो वोट डाल के भी लेते थे। सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ द राजा, ये राजा का भी सिलेक्शन करते थे ऐसे करके। दिस मीन दैट दोज महाजनपदाज विच वर कॉल्ड गणाज एंड संघाज वर नॉट मोनार्कीज, their functioning might be called democratic since member of the assemblies were the ones to select the ruler and take major decisions। अब इस प्रकार से हम वज्जी और मल के अंदर देखें तो हमें कहीं ना कहीं आज वाला हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो सभा और जो समिति है वो डिसीजन ले रही है, इवन ज़रूरी हो रहा है तो वोटिंग भी कर रही है, इससे ये मतलब मेजर डिसीजन लेती है। और इवन ये राजा के जो सिलेक्शन होता है रूलर का, उसमें भी मतलब मेजर भूमिका निभा रही है। तो एक बेहतरीन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हमें वज्जी और मल में देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते हुए वज्जी और मल को जो स्कॉलर्स थे वो अर्ली रिपब्लिक्स भी कहते हैं। और देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे पहले ये जो सिस्टम है रिपब्लिक का, यही दिखाई दिया। अब क्या होता है, हमें थोड़ा सा महाजनपद काल में, तो महाजनपद पीरियड है, जनपदा पीरियड है, उसमें कुछ इनोवेशन देखने को भी मिलते हैं। क्योंकि कभी भी जो अर्बनाइजेशन है वो यदि टेक्नोलॉजीज़ नहीं है तो उसके बिना अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजीज। लेट अस रिमेंबर दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रोंज। हमें पता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थे उसके अंदर, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हमें ब्रोंज और के जो भी मतलब मेटल वगैरह मिलते थे वो या तो ब्रोंज के मिलते थे, मेटल जो होते थे, मतलब ये रहा हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रोंज मेटल जी। नाउ इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन का कहते हैं कि ये एक मेजर चेंजिंग का जो फैक्टर था वो आता है कि भाई हमने जो कौन सी मेटलर्जी की तरफ चले गए, आयरन, हमने आयरन की खोज कर ली। इन सेवरल रीजन्स ऑफ इंडिया द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड शेपिंग आयरन वर एक्चुअली परफेक्टेड फ्रॉम द अर्ली सेकेंड मिलेनियम BC, बट इट टुक अ फ्यू सेंचुरीज फॉर आयरन टू बिकम ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ। मतलब खोज तो कर ली थी हमने सेकेंड मिलेनियम BC में ही, लेकिन इस आयरन को हमारी लाइफ का एक पार्ट बनने में एक बहुत बड़ा समय लगा।
आयरन ऑल्सो मेड बेटर, मतलब आयरन मिला, आयरन मिलने से क्या हुआ, एक तो हम बहुत बिगर स्केल के ऊपर क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए पहले हमें जो फॉरेस्ट होता था उसे हटाना होता था, और ब्रॉन्ज और कॉपर के जो वेपन होते थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, वो इनको अच्छे से रिमूव नहीं करा पाते थे। बट आयरन जो होता था, आयरन जो मेटल है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने से हम एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट थे उनको हम रिमूव कर पाते थे और उसकी जगह हम एग्रीकल्चर कर पाते थे। दूसरा आयरन से ये हुआ कि हम बेटर वेपन्स बनाने लगे। कैसे थे वो, लाइटर भी थे और शार्पर भी थे। तो कई वेपन आ गए, स्वॉर्ड, स्पीयर्स, एरोज, शील्ड्स एक्सेट्रा। एज इट हैपन्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपदास। हमें कई एविडेंस ऐसे भी मिलते हैं कि जो नेबरिंग महाजनपद थे वो एक दूसरे से क्या वॉरफेयर भी होते थे। हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वाज ऑफ कोर्स इज इम्पॉसिबल टू टेल। भाई कैसे ये युद्ध थे, अभी हमारे पास में इतना एविडेंस नहीं है आर्कियोलॉजिकल कि हम बता सकें कि वो कितने फ्रीक्वेंट थे, कैसे थे, ये चीज़ें हम नहीं बता सकते। बस हाँ ये है कि जो नेबरिंग महाजनपद थे वो एक दूसरे से वॉरफेयर करते थे। सच मिलिट्री कंपेन्स बट ओकेजनली अलाइंसेस टू, कई बार तो राइवल भी हो जाते थे और कई बार दो महाजनपद अलाइंस करके एक तीसरे पे अटैक करते थे। गैव राइज टू न्यू किंगडम एंड एम्पायर विच वी विल टर्न लेटर इन आवर जर्नी। फिर वो धीरे धीरे कोई दूसरे एम्पायर में बनेंगे जो हम आगे पढ़ते हैं, गुप्ता, मौर्य वगैरह, वो आगे चल के आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अनदर इनोवेशन वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन्स। भाई पहला तो इनोवेशन हो गया आयरन। दूसरा इनोवेशन जो इस टाइम का था वो था कॉइन्स इन इंडिया, मेड नेसेसरी बाई ग्रोइंग। अब धीरे धीरे ट्रेड बढ़ने लगा तो पहले हम गुड्स का एक्सचेंज कर लेते थे, अब धीरे धीरे हमने इस एक्सचेंज के बदले कॉइन्स को देखना शुरू किया। वेरी सून कॉइन्स वर एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट रीजन में और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी हम उनको एक्सचेंज करने लगे। द फर्स्ट इंडियन कॉइन वर मेड ऑफ सिल्वर। सबसे पहला यदि कोई पूछे, अब ये क्वेश्चन भी है, यदि आप चाहो तो जीके का क्वेश्चन भी है कि भाई पहला जो इंडिया में कॉइन था वो किससे बना हुआ था, वो सिल्वर से बना हुआ था। सिल्वर से क्यों बनाया गया, क्योंकि सिल्वर जो होता था वो एक सॉफ्ट मेटल होता है, तो जिस पर यदि हम कोई भी सिंबल पंच करना चाहें तो वो ईजीली उस पर पंच हो जाता था। जैसे मान लो कि ये एक सिल्वर का, मतलब हम कॉइन बनाना चाह रहे हैं, इस पर यदि अपन को कोई स्टार का, मतलब ऐसे वो मार्क जो है वो पंच करना है, तो ये इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोई चीज़ को प्रेस करके और इस स्टार मार्क को पंच कर सकते थे। तो इस प्रकार पंच करके जो कॉइन्स बनाए जाते थे उसे उस पीरियड में पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। फिर सिल्वर के बने, सिल्वर के बाद में लेटर कॉइन्स ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स वर ऑल्सो मेड। जनरली ये महाजनपदा इशू इट्स ओन कॉइन बट कॉइन्स फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स वर यूज्ड एज वेल एज एक्सटेंड इन द ट्रेड। बेसिकली खुद के ही बनाते थे, लेकिन जब वो ट्रेड करते थे तो एक दूसरे महाजनपद काल के जो कॉइन्स थे वो एक्सचेंज हो जाते थे। अपन एक चार्ट देखते हैं, देखो इसको एज ए फन के रूप में हम लेते हैं। भाई फर्स्ट अर्बनाइजेशन आपको बता ही दिया मैंने, फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में हुआ था, और सेकंड अर्बनाइजेशन कब आया है, ये महाजनपद काल के समय आ गया। अब बताएंगे कि इस फर्स्ट गंगा प्लेन्स में कौन सा अर्बनाइजेशन देखने को मिला। गंगा प्लेन में कौन सा अर्बनाइजेशन था, सेकेंड अर्बनाइजेशन था। मोनेस्ट्रीज जो थी, मोनेस्ट्रीज हमें फर्स्ट अर्बनाइजेशन में देखने को नहीं मिली, हमें महाजनपद काल में मिली, मतलब सेकेंड अर्बनाइजेशन में मिली। लिटरेचर का जो था, लिटरेचर भी अभी हमें कहाँ का मिला है, सेकेंड अर्बनाइजेशन का मिला है। ट्रेड के रिगार्डिंग हमें सेकेंड अर्बनाइजेशन में देखने को भी मिला है और फर्स्ट अर्बनाइजेशन में भी देखने को मिला है। वॉरफेयर दोनों में होते थे। कॉपर एंड ब्रोंज ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन में खोजा गया था और आयरन जो था वो सेकेंड अर्बनाइजेशन के अंदर खोजा गया था। अब हमें इसी सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज में एक वर्ण और जाति सिस्टम भी देखने को मिला। We saw earlier how human societies grew more complex with the rise of the civilization. अब जैसे जैसे civilization बढ़ने लगा वैसे वैसे human society more complex होती गई। Whenever this happens, a society organized itself in several groups based on class, occupation and some other criteria. अब अपने आप को कैसे ग्रुप करने लगे, या तो कोई क्लास के रूप में करने लगे या ऑक्यूपेशन, कि भाई क्लास में भाई जैसे कि भाई ये बनी मतलब ट्रेडर हैं, ये नाविक हैं, ऐसे क्लास बनने लगे, ये सैनिक हैं। ऑक्यूपेशन में जैसे ये मेटल स्मिथ है, ये गोल्ड स्मिथ है, ऐसे और अदर क्राइटेरियाज होने लगे। फॉर इंस्टेंस देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंसर्न विद गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, एजुकेशन, ट्रेड, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट, आर्ट एंड ऑल काइंड ऑफ अदर प्रोफेशन। हर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनने लगा।
अब अपन ये देखते हैं, ये क्या है, अ पैनल ऑफ द सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है एक हमारे एक एंशियंट साइट है और ये मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर यदि हमें उसके ऊपर एक पिक्चर बना हुआ है, इस पिक्चर के अंदर देखें तो हमें एक मेटल वर्कशॉप का पिक्चर दिखाई दे रहा है। वह डिफरेंट वर्कर्स भी ब्रिंग फायर वुड वाटर स्टॉक ऑफ फायर बीट द आयरन। कोई फायर जला रहा है, कोई आयरन को बीट कर रहा है, कोई वाटर ला रहा है। तो ऐसे करके मतलब पूरा एक बताया जा रहा है कि कैसे एक ग्रुप एक काम के अंदर लगा हुआ है। अब हमने पहले एक भाई क्या बताया है कि सबसे पहले जो कॉइन्स चले थे वो सिल्वर कॉइन्स थे, और क्योंकि सिल्वर एक सॉफ्ट मेटल होता था तो उस पर मार्क को पंच करना ईजी था। तो ये देखो, ये सारे आपको कॉइन्स जो दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर कहीं ना कोई मार्क पंच किया हुआ है, इसलिए ये पंच मार्क का कॉइन्स हैं। एंशियंट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया के हैं ये। लेकिन ऐसा था, एक आइडियल सोसाइटी थी ये। ऑल दोज ग्रुप्स वर कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते थे। जैसे गोल्ड स्मिथ गोल्ड का काम करके दे देता था, मेटल स्मिथ जो होता था मेटल का करके देता था, पॉटर्स अपना काम कर लेते थे। सब सोसाइटी में अपना अपना काम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। तो एक हारमोनिक बनी हुई थी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज डिविजन्स ऑल्सो लीड टू इनइक्वालिटीज़। ठीक है, हारमोनी तो थी, लेकिन ये जो डिवीजन था ये अनइक्वालिटी को भी ले गया, इनइक्वालिटी को भी ले गया। सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने ज़्यादा एक्वायर कर लिया, और वेल्थ आई तो पावर और इन्फ्लुएंस भी आ गया उनके पास में दूसरों की तुलना में। और इन अदर वर्ड्स, विद इक्वालिटी इज़ एन आइडियल दैट ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव ऑफन एस्पायर्ड टू, वेरी फ्यू इफ एनी हैव एवर अचीव्ड इट। इन इंडिया द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टू फोल्ड सिस्टम, मतलब कि पहले से ही टू फोल्ड सिस्टम चल रहा है। वन कैटेगरी तो जाति थी, ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्लोजली टाइड टू देयर लाइवलीहुड। मतलब जाति क्या थी, ये एक ही कम्युनिटी के पीपल थे, उनका एक खुद का एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन होता था जिससे वो अपनी जीविका चलाते थे। द स्किल दैट डिफाइन ए पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टेंस स्किल इन, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर में स्किल था, किसी के पास मेटलर्जी में था, कॉमर्स में था, क्राफ्ट में था। तो ये मतलब एक स्किल इनमें था और उसके आधार पे जाति बन गई। जाति बनने के बाद में इन्होंने ये अपना जो स्किल था, कोई एग्रीकल्चर का, मेटलर्जी का, कॉमर्स का, क्राफ्ट का, इन्होंने अपनी दूसरी